अ, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर वी.के. पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग और चेयरमैन ऑफ द कोविड कमेटी, जो कि प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करती है और उसके चेयरमैन हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि जो सिम्टम्स हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो ये मौसम बदलने वाले नॉर्मली ये लक्षण है। तो ये कोविड के लिए, कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ अलग है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे और फिर इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कैसे हम जानते हैं कि हमें कोविड-19 है? देखिए, कोविड की जो सिम्टोमेटोलॉजी है, लक्षण जो हैं, वो आम जो फ्लू होता है, खांसी जुकाम सीजनल होता है, वैसे ही होते हैं लगभग। और उसको पहचानने में कोई अलग तरह से सोचा जाए, ये हमें कोई गारंटी नहीं देता कि हम पक्की तरह से उसका फ़र्क देख पाएंगे। कहा जाता है कि सूखी खांसी जो है वो एक सिम्टम हो रहता है, ज़ुकाम थोड़ा कम होता है और बुखार लगभग हमेशा होता है आमतौर पे। हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इस माहौल में और जैसे जैसे जगह जगह पे इसका प्रकोप आता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें सोच के चलना चाहिए कि शायद ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं, लक्षण आते हैं, तो ये क्या कोविड-19 तो नहीं है। ये भी याद रहे कि बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन होती है जिसमें कि कोई भी लक्षण नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट से ही पता चलता है। और ये भी पक्की बात है कि कोविड-19 अगर होगा भी तो बहुत सारे जन में अगर सिम्टम आएंगे भी तो 80% ऐसे ही सिम्टम हो गए कि जो माइल्ड सिम्टम हो गए, फ्लू जैसी, सर्दी जैसी एक बीमारी की तरह उभरेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में, लगभग 20% जिनमें ये बीमारी दिखती है, जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें हमें फिर सीरियस बात होती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेन मैसेज आपके लिए यही है इस स्टेज पे कि याद रहे कि अगर हम इस मौसम में गुजर रहे हैं, आमतौर पे सर्दी जुकाम वाला मौसम इन दिनों में ख़त्म हो जाता है, इसलिए अगर इन दिनों में खांसी और बुखार के लक्षण आते हैं, सांस की डिफ़िकल्टी का लक्षण आता है, तो आप सोचना चाहिए कि ऐसी संभावना तो नहीं है कि ये कोविड-19 है। और पर्टिकुलरली उन जगहों पे, उन शहरों में जहाँ पे कि हम हॉटस्पॉट्स कह रहे हैं या ऑरेंज जोन्स कह रहे हैं, हमें और भी ज़्यादा चौकसी बरतनी होगी। अभी तक कोविड-19 की जो बीमारी है वो शहरों में ही सीमित है, गांव में हम बचे हुए हैं। तो अगर गांव में खांसी जुकाम होता है तो हम कहेंगे शायद अभी कोविड-19 नहीं है। तो ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में होगा, इसलिए इसको छुपाना नहीं है, इसकी चर्चा अपने डॉक्टर साहब से और हेल्थ कर्मी से आपसे करनी है। सर, इसके जांच के क्या कोई अलग तरीके होते हैं? बिल्कुल, इसकी जांच जो है वो अलग जांच है, और क्योंकि ये बीमारी तो सिर्फ अब 4-5 महीने पुरानी है, इस दुनिया में ही नहीं थी ये बीमारी, तो ये टेस्ट भी अभी नए बने हैं और इसका जो कंफर्मेशन होता है उसको हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं कि अगर बीमारी है या वायरस है आपका, तो नाक से और गले से सैंपल लेके और वायरस की पहचान के जो गुण होते हैं उनको देख के इसका डायग्नोसिस किया जाता है। सर, ये एक और चीज़ इसमें जो निकल के आई, आपने जैसे टेस्ट की बात कही, आपने कहा 80% लोग नॉर्मली, क्योंकि उनके सिस्टम की में इम्यूनिटी है तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये पहले टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि ये पकड़ में आए, इसके कई टेस्ट होने होते हैं। और कई बार देखा गया है सर कि जो लोग कई बार नेगेटिव आए हैं फिर भी उनको क्वारंटीन में रखने की सलाह दी गई है। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा कि टेस्ट में आप नेगेटिव आएंगे या आप पॉजिटिव आएंगे, कई टेस्ट होंगे और नेगेटिव आने पे भी आपको क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है, तो इसके विषय में कुछ बताएं। जब ये वायरस आता है बॉडी में तो थोड़ा वक्त लेता है सेटल होने में, और कुछ वक्त के बाद ही आप वायरस को पकड़ पाओगे, उसको वक्त चाहिए, तो कुछ दिन तो चाहिए। और अगर हम बहुत ही अर्ली स्टेज में वायरस है तो हो सकता है कि जब आप टेस्ट करें ये नेगेटिव आए, RT-PCR भी नेगेटिव हो सकता है, पहले दिन ही अगर कर लें, दूसरे दिन ही कर लें। लेकिन जब आप 2-3-4 दिन के बाद करते हैं तो लगभग अगर ये बीमारी है
तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव आता है। ये भी याद रहे कि अगर कभी नेगेटिव आ गया तो उसमें कोई टेक्निकल वजह से भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब RT-PCR की बात होती है तो हम उसको मानते हैं कि जब सिम्टम होंगे, अगर लक्षण आ चुके हैं, तो उस टाइम पे लगभग RT-PCR हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओकेजनली नेगेटिव होता है, रूल आउट नहीं करता, इसलिए एक ही टेस्ट, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। आमतौर पे आप लेकर चलिए कि अगर आपके लक्षण हैं और RT-PCR करते हो तो यू कैन बी रीजनेबली सर्टन कि बीमारी का प्रकोप आप में नहीं है। तो अक्सर जो हमारे ये सवाल था कि नेगेटिव होने में भी क्वारंटीन की सलाह दी जाती है 3 बारी टेस्ट के बाद भी। आई थिंक ऐसा जो है वो कोई और वजह रही होगी। आप ये सोचिए कि अगर एक एक्सपोजर हुआ है, आप उस फैमिली में हैं जिसमें कि एक क्लोज कांटेक्ट को कोविड-19 हुआ है, राइट? तो आपको अगर आज नेगेटिव भी है, जब तक वो मरीज फैमिली में है, पास में है, तो उनसे आपको दूर रखना जो है वो ज़रूरी है। या तो वो क्वारंटाइन में जाएं या फिर आप क्वारंटाइन में जाएं। और आपके लिए भी क्वारंटाइन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप हाई रिस्क कांटेक्ट हो। तो टेस्ट अभी नेगेटिव आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी आप एक कांटेक्ट में अगर रहे हो तो बाकियों को अपने से बचाने के लिए क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। सर, ये जो इसका एक प्रोटोकॉल सा बन गया है, उसके चक्कर में लोगों में भय बहुत हो गया है। तो उनको ये लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको अगर थोड़ा भी हल्का सा भी सिम्टम है, या वो थर्ड पर्सन जो आजकल चल रहा है कि पेशेंट 365, पेशेंट 400 का वाला जो एक चेन चल रही है, तो उसमें उनको या तो कोविड वाले अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाएगा, या उनको सेल्फ आइसोलेशन की एडवाइस दी जाएगी, या उनको क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। ये भी एक ऐसा डर सा लोगों के मन में है और उसके कारण भी बहुत लोग छिपा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कि कुछ अश्योरेंस देना चाहेंगे? देखिए, जो इसके गाइडलाइंस बनी है उसके मुताबिक अगर ये एडवाइस दी जाती है उनको फॉलो करते हुए कि आपके लिए घर में रह के क्वारंटाइन ठीक है, तो आप उसको फॉलो करिए। और अगर घर में हैं आप और आपको कहा गया है कि आप क्वारंटाइन में रहिए, तो आप फिर अपने आप को अलग रखिए परिवार के बाकी मेंबर से। और पर्टिकुलरली अगर घर में बुजुर्ग हैं, आप उनसे रहिए। मतलब यह है कि जब एक एडवाइस दी जाए तो उसको फॉलो करना जो है वो हमारी ड्यूटी है कि स्ट्रिक्टली उस गाइडलाइन के मुताबिक उसको हम फॉलो करें। अगर ये कहा गया है कि देखिए आप पॉजिटिव हो, अभी तक हम ये कहते थे कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कोविड केयर में, आइसोलेशन में रखा जाएगा, ताकि आप अच्छी तरह से नेगेटिव हो जाएं कि आप समाज में जाके औरों को, अपने परिवार को ये बीमारी नहीं फैलाएं। रिसेंटली सरकार ने इसको मॉडिफाई किया है और ये कहा है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप घर में भी क्वारंटाइन हो सकते हो, प्रोवाइडेड आप मेक श्योर करो कि आपका कमरा अलग है, आपका बाथरूम अलग है और दूसरे लोग आपके टच में नहीं आएंगे। और उसकी वजह बहुत कॉमन सेंस वजह है कि अगर आप में सिम्टम है और आप कोविड पॉजिटिव हो, अगर ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे आप, तो ये बाकी मेंबर्स को फैल जाएगा, ये आपके फैमिली के लिए ही रिस्क है। तो होम केयर को अलाउ किया है क्योंकि करना तो कुछ नहीं है, वॉच करना है। खांसी जुकाम की ही सिम्टम है, आपके बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना है आपने। और दूसरी बात ये है कि जब होम क्वारंटाइन में भी हम जाएंगे तो हम ख्याल रखेंगे कि अगर सांस मुश्किल होता है, बीमारी लगता है कि बढ़ रही है, तो आपको इमीडिएटली ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में जल्दी से जाना पड़े, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर, हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप सरकार ने अभी होम माइल्ड सिम्टम है और कोविड पॉजिटिव भी हैं, तो इस तरह से ये जो व्यवस्था बनी है, आप घर में रहकर भी अपनी देखभाल क्वारंटाइन में रह के कर सकते हो, लेकिन नियम पूरे करने पड़ेंगे। आपको स्वास्थ्य कर्मी के टच में रहना पड़ेगा, आपका आरोग्य सेतु ऐप जो है वो एक्टिव होना चाहिए, और आपने ये ख्याल रखना है कि अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो रिपोर्ट करिए, आपकी जान को खतरा ना हो जाए। इसलिए वो दशा आने पे अस्पताल में जाने के लिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। सर, मेरे 2 सवाल हैं आपके इस जवाब के। एक तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है कोविड-19 का, और क्या उपचार किए जाते हैं?
और क्या संक्रमित व्यक्ति बिना इलाज के भी रह सकता है? कोविड-19 का कोई पक्का इलाज ऐसा नहीं है। जैसे कि हम और बीमारियों में इलाज की बात करते हैं कि मलेरिया हुआ है तो ये आप दवाई खाते हो, टाइफाइड हुआ है तो आप फलानी दवाई खाते हो। ऐसा कोविड के बारे में नहीं है। तो शुरू में अगर माइल्ड सिम्टम है, मामूली सिम्टम है, तो बुखार को नीचे रखने के लिए पैरासीटामोल आप लोगे, और गले में खराश वगैरह है तो उसके लिए आप खांसी ज़ुकाम की जो दवाई होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन सिंपल दवाई आप उसका साथ ले सकते हो। इसके अलावा और कोई इलाज रेगुलेट नहीं है कि रेगुलर इलाज जिसकी कि हम चर्चा करें। हाँ, जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कुछ दवाइयाँ जिनमें कि थोड़ा थोड़ा एविडेंस मिलता है कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इलाज जो है वो अस्पताल में जाके होगा। और उन दवाइयों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, उन दवाइयों में एजिथ्रोमाइसिन है, कुछ जो हम HIV में दवाइयाँ देते थे उनके नाम भी आते हैं। तो ऐसा एक प्रोटोकॉल है जो कि रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन वो इलाज जो है वो अस्पताल के अंदर की जो इलाज की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो तब लागू होता है। लेकिन जब हम माइल्ड केस को देखते हैं और घर में क्वारंटाइन किए हुए पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपने अपना बुखार का इलाज के लिए पैरासीटामोल ही करना है, और खांसी ज़ुकाम के लिए कि होम रेमेडीज़ हैं तो उसको इस्तेमाल करना है, या खांसी के लिए खांसी का सिरप वगैरह आपने यूज़ करना है। सर, आपने आरोग्य सेतु ऐप की बात करी, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स तो काफ़ी कड़े कदम उठा रहे हैं कि अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप एक पनिशेबल ऑफेंस आपके ऊपर एक लागू किया जा सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप में ऐसा क्या है जो कि कोविड की लड़ाई में फायदेमंद रहेगा? आरोग्य सेतु एक हमारा इस लड़ाई में कवच की तरह से है। पहले तो ये लेके चलिए एज ए सोसाइटी और इंडिविजुअल के लिए भी। आरोग्य सेतु हमें देखता है कि हम क्या उन व्यक्तियों के टच में तो नहीं आए जिनको कि बाद में पता चला कि संक्रमण है, या पहले से ट्रैक हो रहे थे कि उनको संक्रमण है। ऐसा होने पे एक अलर्ट होता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आप जो है आपको अच्छा रहेगा कि आप क्वारंटाइन में रहिए, अलग रहिए। और अगर आप बड़े स्केल पे देखें एज अ पब्लिक हेल्थ रिस्पांस, तो ये तो बहुत बड़ी मदद करता है। हमें पता है कि जिसको 3 दिन बाद इन्फेक्शन हुई वो किन किन लोगों से मिला था, तो हम उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको पकड़ सकते हैं, उनको अलर्ट कर सकते हैं, टाइम पे उनका टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आरोग्य सेतु में गाइडेंस भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है कि इस कोविड-19 में आपने आपको लुक आफ्टर क्या करना है। लेकिन इसका मेन इशू ये है कि ये आपको बताता है कि आप आज इस रिस्क में तो नहीं हो कि आपको कोविड-19 का संक्रमण का चांस है। क्योंकि अगर आरोग्य सेतु के बेस पे हमें ये दिखता है कि ऐसे लोगों के साथ आपका क्लोज कांटेक्ट हुआ, व्यक्ति के साथ जिसको कोविड-19 आया, तो आपको अलर्ट मिलता है। और इसको पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद मिलती है। हमें पता रहता है कि कांटेक्ट कहाँ गए, कहाँ पहुँचे हैं और उनके कांटेक्ट कौन से हैं। तो जब ये सब कुछ होता है तो उसमें हमें जो कंटेनमेंट करने के लिए एक पूरा रास्ता सशक्त होता है। सर, एक इसमें जो सवाल जो लोग कर रहे हैं, और काफ़ी सारे इसमें जो जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो प्रिवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो लोगों में एक ये धारणा बनी हुई है कि एक तरीके से उनका प्रिवेसी ब्रीच हो रहा है आरोग्य सेतु से, क्योंकि उनका पूरा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। जी। तो उस तरीके के जो बातें चल रही हैं उसमें आश्वासन क्या रहेगा सर? इसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सख्त व्यवस्था सॉफ्टवेयर में हो सकती है, इस प्लेटफॉर्म में हो सकती है, वो प्रदान की गई है। और ये पूरी केयर की गई है कि इसका पर्पस जो है वो एक स्पेशल सिचुएशन में एक स्पेशल तरह की पब्लिक हेल्थ की मदद के लिए इसको एक ब्रिज बनाया गया है, इसको एक ढाल बनाई गई है हम सब के लिए। तो इसके फायदे सब जन के लिए ज़रूरी हैं और कलेक्टिवली देश के लिए ज़रूरी हैं। आपको एश्योर करना चाहूँगा कि प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ वरी मत करिए, इसको अपनाइए, अपने इस ऐप को आप लोड करिए, और इसके जुड़ने से आप
एक अपने लिए ही अच्छा काम नहीं कर रहे, अपने समाज के लिए, देश के लिए भी एक बड़ी जिम्मेवारी निभाओगे। सर वैसे आपने इसका जिक्र किया था, पर फिर भी पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे सामुदायिक रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वहां पर एक बहुत भारी एक माइग्रेंट्स का जो एक तबका है वो अब अपने अपने गांव वापस जा रहा है सरकार की मदद से, कुछ अपने आप से, और अब तो सरकार ने ट्रेनें भी चला दी हैं। तो इसमें मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जब हम महामारी की बात करते हैं तो क्या हमारे गांव और शहरी इलाकों में इसका असर अलग अलग तरीके से देखा गया है, और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अभी अगर कम है तो आने वाले दिनों में बढ़ेगा? और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो माइग्रेंट्स का जो एक एक्सोडस हुआ है शहरों से गांवों की तरफ, तो उसके लिए क्या हमें एहतियात बरतने होंगे, और माइग्रेंट्स को भी और उनके परिवारों को? अभी तक हमारे देश की ये खुशकिस्मती है कि बीमारी बढ़ते हुए भी हमारे गांव जो हैं वो बचे हुए हैं। शहरों तक सीमित है, वो एक समस्या है, बड़ी समस्या है, उसको काबू लाने में सब जूझ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है वहाँ पे ये तकलीफ अभी नहीं पहुँची है। और ये भी एक साफ हुई है बात, और बड़ा खुशी होती है ये जानकर कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि आप दूरी बनाएंगे, आप मास्क पहनेंगे, आप थूकेंगे नहीं, और ये जानकारी जो है घर घर पहुंची है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण भाई बहनों में ये जानकारी बहुत आगे तक पहुंची है। उसमें कम्युनिटी रेडियो का भी ज़रूर हाथ है, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने ये पहल करके बात जो है घर घर तक पहुंचाई है और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा रहे हो, और भी पहुंचानी चाहिए। लेकिन ये अभी अगर संक्रमण वहाँ नहीं है तो क्या ये संक्रमण कभी वहाँ नहीं पहुँचेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चौकस रहना होगा, जैसे हम अभी चौकस हो गए हैं, और उस चौकसी में हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, थूकना नहीं है, मास्क पहनेंगे और अपने बुज़ुर्गों को बचाएंगे हम, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी अवेयरनेस सब जगह हो। और अगर ऐसा सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, तो फिर जैसे मैंने पहले कहा वैसी मदद आप अपने हेल्थ सिस्टम से लोगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है हमें कि तैयारी हमारी पूरी रहे। और दूसरी बात जो आई है कि माइग्रेंट हमारे भाई बहन जो आए हैं गांव में वापस, उनके आने से हमें अपने आप को और उनके लिए क्या कदम लेने चाहिए। तो जैसे आप सब लोग फॉलो कर रहे हो गांव में कि जो आते हैं तो उनकी हम क्वारंटाइन करके, उनको हम अलग करके उनकी सेवा करेंगे, उनको वहाँ उतने दिन तक रखेंगे जितने दिन की उनके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए 14 दिन ज़रूरी है तो उनको 14 दिन रखेंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनका हम ख्याल रखें, उनकी हम देखभाल करें, उनकी तरफ अपना प्रेम पहुँचाएँ, उनको खाने पाने की ज़रूरत है तो उनको पूरा करें, और उनको अपनाने से पहले उनको एक क्लीन चिट मिल जाए इस क्वारंटाइन की फेज़ में, कि जब वो हमारे भीतर आ जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिसका की वजह से हमें नुकसान हो, हमारे संक्रमण आगे बढ़ने इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर हम ये प्रिकॉशन लेंगे तो आई वुड से कि माइग्रेंट वर्कर्स हमारे भाई बहन आए हैं, उनको अपनाएंगे और शायद रिस्क कोई खास नहीं होगा। चौकन्ने रहना पड़ेगा, और वो जो बातें मैंने पहले कही हैं आपको, सबके लिए वो ज़रूरी है, चाहे वो अमीर का घर है, चाहे गरीब का घर है, चाहे गांव का घर है, चाहे शहर का घर है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो बातें हमने मान के चलनी है। और ये फिर मैं याद दिलाऊंगा कि आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी बुज़ुर्ग हैं, चाहे आने वाले बुज़ुर्ग हैं या आपके घर के अंदर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनका खास ख्याल रखना है। सर ये जो 14 दिन की विंडो बार बार बात होती है कि 14 दिन का क्वारंटीन, 14 दिन, 14 वर्ष का वनवास तो हुआ था रामचंद्र जी का, लेकिन ये जो 14 दिन का जो एक सिग्निफिकेंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। 14 दिन का सिग्निफिकेंस इस तरह से आता है कि आमतौर पे जो समझ आई है इस वायरस के बारे में, तो ये होता है कि जब वायरस मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति के पास घर कर गया, उसके अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद में 4-5 दिन लग जाते हैं जिससे कि उसको लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ में तो लक्षण आते ही नहीं है बिल्कुल। वायरस आया,
घर कर गया, कोई सिम्टम नहीं हुए और चला गया, ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम आएंगे तो 4-5 दिन के बाद आते हैं। उसके बाद में फिर सीरियस दशा आती है उसके 4-5 दिन के बाद। तो 10वें, 8वें, 7वें दिन, 9वें दिन सिम्टम के आने पे, नहीं, शुरू से आने से और लगभग 5वें, 6ठे दिन सिम्टम आने पे सीरियस चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं आमतौर पे, और आती हैं, फिर एकदम से आती हैं। और आमतौर पे फिर ये होता है कि वायरस को बॉडी फिर उसको ऊपर काबू पा लेती है, अगर उससे सीरियस बात नहीं हुई और हुई भी, और अगर हमारी शरीर जीत गया तो पूरा कुल मिला के 12वें, 13वें, 14वें दिन जाके वो वायरस जो है हमारी बॉडी से साफ हो जाता है, और उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो, वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, आप आगे भी नहीं पहुंचा। ये एक जनरल फीलिंग है। कॉन्वर्सली क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आया हूं तो 2 हफ्ते एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि या तो इन्फेक्शन हो गई, तो सिम्टम के बिना या सिम्टम के साथ भी हुई, तो इस प्रक्रिया में वो 14 दिन में ये काम एक तरह से पूरा हो जाए। लेकिन ये जनरल एक गाइडलाइन है। इसके अलावा जब सिम्टम होते हैं, सीरियस बीमारी होती है, तो वायरस का प्रकोप कई बार आगे तक भी चलता रहता है। लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन जब हम कह देते हैं तो लगभग आप लेके चलिए कि ये एक अच्छा प्रिंसिपल है, और आप उसमें अगर सफल निकलते हो तो यू आर सेफ। तो सर, ये जो 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को या उनके परिवार के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से उनका रिहेबिलिटेट करना होगा? जब हम क्वारंटाइन से निकल जाएंगे और उसको भी पक्का अगर सिम्टम हुए थे तो टेस्ट जो आपने करवाया था पॉजिटिव था, 14 दिन निकल गए, उसके बाद में लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें अब वायरस का प्रकोप नहीं है। ये आज की एक जनरल थिंकिंग है। हाँ, अगर सीवियर डिजीज होती है तो वायरस कई बार लंबी देर तक आगे चलता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये हो तो हमें उसके बाद में उसी मरीज को, उसी भाई बहन को अच्छी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि उसको स्टिग्मेटाइज करना, उसको हीन नज़र से देखना, आप प्रिकॉशन जरूर ले लो, 4 दिन और ले लो, और जब क्वारंटाइन भी कर रहे हो तब भी उसको इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। वो उसका क्या कसूर है? ये तो संक्रमण फैल गया है, किसी को भी हो सकता है, उसने कोई गलती तो नहीं करी है, उस नज़र से ही नहीं देखना चाहिए। तो उनको क्वारंटाइन में भी साथ दीजिए और उस क्वारंटाइन में सेवा भी करिए। अब इलाज कराने अगर अस्पताल में गया तो पूरी सपोर्ट दीजिए। ठीक होने के बाद आते हैं तो अपनाइए, हाँ प्रिकॉशन जरूर ले लीजिए, आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए, आप खांसी है तो कोहनी से रोकिए, ये सब बातें सही हैं, अपने बुजुर्गों को बचाइए। लेकिन जब व्यक्ति इस दशा से निकल के वापस आता है, उसको अपनाना, उसको पूरा सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। हमें अपने समाज में ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए कि जो संक्रमित हैं हमारे भाई बहन, उनको हम हीन भावना से देखें, उनको हम रिजेक्ट करें, उनको हम अपने से परे करें। हम उनको इमोशनली कभी परे नहीं करेंगे। हम अगर फिजिकल डिस्टेंस भी बनाते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस है, हमें उनकी सपोर्ट में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और ये भी पक्की बात है कि संक्रमण जब होता है तो आमतौर पे माइल्ड होगा, ये सब हेल्दी होके वापस आएंगे घरों में, और उनको प्यार और स्वागत और इज्जत और सपोर्ट देनी चाहिए। सर, आपने 2-3 चीजें बार बार आप कह रहे हैं, और इसका ये कारण होगा कि बुजुर्गों को बचा के रखिए, बच्चों को बचा के रहिए। तो ये जो पहले हम लोग ने सुना था कि संक्रमण केवल 78, 80, 75 एंड अबव लोगों को हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि न्यूली बॉर्न बच्चों को भी हो रहा है या बच्चों को भी हो रहा है। तो आपने ये कई बार अपने कॉन्वर्सेशन में हम लोगों से बात की, तो इसके बारे में थोड़ी सी लाइट अगर आप डालें। बच्चों में अभी तक जो समस्या देखी गई है कम देखी गई है, लेकिन अभी भी समझ धीरे धीरे बढ़ती है कि बच्चों का प्रकोप कितना होगा। और ये भी देखा गया कि बच्चों में साधारण होता है, माइल्ड होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, और हमारे देश में युवा हैं, बच्चे हैं, उनकी तादाद बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये भी याद रहे कि बुजुर्गों का खास एहतियात से काम लेना है, क्योंकि अगर संक्रमण बुजुर्ग में होता है तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। होने में तो शायद
जो 65 साल वाले हैं या 55 वाले हैं या 45 वाले, एक जब होना हो तो लगभग होने का जो रेट है इन्फेक्शन का वो अलग नहीं हो, उनमें से भी उतने ही पकड़े जाते हैं, ससेप्टेबिलिटी कॉमन है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये भी है कि चाहे इतने बुजुर्ग ना भी हों, लेकिन उनके साथ अगर उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटीज़ की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो फिर भी उसी तरह से उनकी ससेप्टेबिलिटी टू सीरियस डिजीज बढ़ जाती है। तो हमें 2 वर्गों को या 3 वर्ग को अच्छी तरह से बचाना है। दोज हु आर एल्डरली, 60 साल से ऊपर, पर्टिकुलरली 65 साल से ऊपर, उनको अलग रखना है, उनको इन्फेक्शन ना हो यही एश्योर करना है, और हो तो चौकन्ने रह के, ज़रूरत हो तो जल्दी उनको अस्पताल ले जाने की हमारी ड्यूटी है। दूसरा है वो व्यक्ति जिनमें की कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है, किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ है पर्टिकुलरली, तो वो भी एट रिस्क है। तीसरे हमारे बच्चे हैं जिनके की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा तो है कि माइल्ड हो, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। सर, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए क्या आपके एडवाइस है? उनके लिए भी ये एडवाइस है कि केयरफुल होना चाहिए, और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर हॉटस्पॉट में उनकी डिलीवरी होने वाली है तो टेस्ट भी कराना चाहिए। ये भी एक गाइडलाइन बनी है उस दशा में, क्योंकि जब डिलीवरी करेंगे तो डॉक्टर्स को भी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, और उस दशा में अगर कोविड की वजह से प्रकोप बढ़े प्रेग्नेंट मदर में, तो हमें एक्स्ट्रा रिस्क जो हो रहा है उसको भी फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वो एक स्पेशल सिचुएशन है, और अभी ये भी हम समझ रहे हैं कि क्या ये कोविड प्रेग्नेंट मदर से बच्चों की तरफ जा सकता है, उसको भी वॉच कर रहे हैं। तो एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सर, है काफी मॉर्बिड क्वेश्चन, लेकिन जिन लोगों की कोविड से मौत हो जाती है तो उनका दाह संस्कार या उनकी बॉडी को घर लाना, हम लोग बहुत ही पारंपरिक ट्रेडिशनल एक सोसाइटी है, तो हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई गाइडलाइंस हैं? आप लोगों ने कुछ उसके ऊपर इसकी गाइडलाइन जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और उनको फॉलो करना चाहिए। उन गाइडलाइन का प्रिंसिपल यही है कि एक दर्दनाक सिचुएशन में हमें उस व्यक्ति जिसकी की मौत हो गई है उसको इज्जत भी देनी है, उसके जो ह्यूमन फीलिंग है परिवार की, समुदाय की, वो भी रिस्पेक्ट करनी है, और इन सबको लेके ये भी एश्योर करना है कि उस संक्रमित व्यक्ति की वजह से संक्रमण अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को और समुदाय में ना फैले। तो जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। उनको उनकी वजह से थोड़ी हमें लगे कि हमारे ऊपर कुछ इम्पोज किया जा रहा है या हमें रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, बिकॉज इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट। ये जो अभी हम लॉकडाउन 3 में हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हम लॉकडाउन 4 में ना चले जाएं? और अगर ये जो अपलिफ्ट हो रहा है लॉकडाउन, इसमें जस्ट लाइक शॉर्ट में कि क्या सावधानी बरतनी है? कुछ हम लोग ने हाथ से देखे, कल कुछ लिबरेशन हुआ लोगों का, और फिर हमें दुकानें बंद करनी पड़ी, तो क्या लोगों से आपकी अपेक्षा है? लॉकडाउन 3 जो फेज है हमारी, ये एक बड़ी डेलिकेट प्रावधान है। इसमें 2 कोशिशें एक साथ की जा रही हैं। पहली कोशिश ये है कि हम रिलैक्सेशन लाएं, जिंदगी को नॉर्मल की तरफ बढ़े, और एक बिल्कुल सिस्टमैटिक, कैलिब्रेटेड, साइंटिफिक तरीके से कहा जा रहा है कि इस जगह पे जहाँ पे कि संक्रमण नहीं है, कंट्रोल में है, ख़त्म हो गया है, वहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा को ज़्यादा अच्छा बढ़ाएं। जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है उसको अभी हम रिस्ट्रिक्शन के तरह से लेके कंट्रोल में रखें, और उसको पूरी तरह से जब तक पकड़ में नहीं आता तब तक हम रिलैक्सेशन की तरफ नहीं बढ़े। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़े, लाइवलीहुड थोड़ी चलनी शुरू हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, और उसमें यह भी है कि ये कुछ सेक्टर्स को खोलने की बात कर रहे हैं कि भाई अस्पताल अब खुलने शुरू हो जाए, थोड़ा ट्रैवल शुरू हो जाए ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में,
कि आप स्कूटर से 3 व्हीलर पे आप जा सकते हो। तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है कि संक्रमण भी रुका रहे और लाइफ भी चलना शुरू हो जाए। हम अपने आप को अडेप्ट करके इस सिचुएशन को से होते हुए एक जितना हो सके कोविड के साथ जीते हुए भी एक अडेप्टेड नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़े। तो ये लॉकडाउन 3.0 की ये एक बैलेंस्ड अप्रोच को लिया गया है। उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड है हमें उसका आदर करना चाहिए। हमें जब कहा गया है कि हम बहुत बड़ा इकट्ठ नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत बात है कि हम भीड़ करें, किसी भी दुकान के सामने जाके भीड़ करें या बाहर आके इतनी भीड़ पैदा करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब यह कहा गया है कि आप फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए तो ज़रूरी है कि हम बना के रखें। मास्क पहनना कहा गया है, तो जब भी सार्वजनिक दूसरे व्यक्ति के पास हो आप तो हमेशा एक सार्वजनिक जगह पे हैं और जहाँ मीटिंग में है, जहाँ भी आप बाहर निकले हैं तो आपने मास्क पहन के जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो बाकी एटिकेट्स हैं कि आपने थूकना नहीं है, जैसे उसकी बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें अपने आप को अपनाना है क्योंकि ये वायरस अभी अगले कई महीनों तक कहीं जाने वाला नहीं है। हमने इसको कंट्रोल किया है बहुत हद तक, लेकिन कंट्रोल तब तक ही रहेगा जब तक कि हम अपनी आदतें ऐसी बनाएंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, ताकि वायरस के लिए दूर जाना मुश्किल हो जाता है, उसका संक्रमण, उसकी चेन आगे जाना रुक जाता है। तो ये आप हम सब पे निर्भर करता है कि क्या इस डेलिकेट बैलेंस को बना के हम उस तरह बढ़ सकते हैं कि जहाँ जिंदगी के काम भी जो हैं वो भी होने शुरू हो जाए। लेकिन अगर हम इसमें फेल होंगे, अगर संक्रमण बढ़ गया हमारी आदतों की वजह से, हम वो नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर इतनी डेथ्स होनी शुरू हो जाए, केसेस होना शुरू करेंगे, तो फिर जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है वो यही कहती है, जो कि आज भी लागू है रेड जोन में, कि भाई रोको। फिर ये तो सेटबैक है, जिस एरिया में, जिस गांव में, जिस शहर में ऐसे होगा तो ये सेटबैक हमें अपने जिम्मेवारी पे लेके हमें इंश्योर करना कि ऐसे सेटबैक नहीं हो, ऐसी स्पाइक्स नहीं हो, और हम ऐसा एक माहौल पैदा करें कि नॉर्मल जिंदगी के साथ बढ़ते बढ़ते संक्रमण को भी एज अ सोसाइटी काबू में रखें।